हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लाइफ प्रेप। आज के लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं एनसीईआरटी की हेडिंग जिसका नाम है रेस्पिरेटरी बैलेंस शीट। तो रेस्पिरेशन इन प्लांट चैप्टर में फर्मेंटेशन हो गया, एरोबिक रेस्पिरेशन हो गया। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन भी देख लिया। आज हम लोग सीक्वेंस को फॉलो करते हुए आगे बढ़ते हैं और आज अपना जो टॉपिक है वो है रेस्पिरेटरी बैलेंस शीट। देखो, किसी भी छोटे हेडिंग को भी आप लाइटली नहीं ले सकते हो क्योंकि उससे भी उतने ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ रहे हैं। ठीक है, सो रेस्पिरेटरी बैलेंस शीट एक स्मॉल हेडिंग जरूर है, लेकिन इसमें बहुत सारे न्यूमेरिकल क्वेश्चन इससे बनते हैं। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। रेस्पिरेटरी बैलेंस शीट समझोगे क्या है? तो बैलेंस शीट इज एक्चुअली अ फाइनेंस वर्ड। बैलेंस शीट का मतलब होता है कि मनी विच फ्लोज इन दिस पार्ट और मनी विच फ्लोज इन दैट पार्ट। तो बैलेंस जनरली वो फाइनेंस से आता है कि कितना अर्निंग हुआ, कितना एक्सपेंसेस हुआ, सो ऑन एंड सो फोर्थ। सो बैलेंस शीट वो वैसा कुछ न्यूमेरिकल कैलकुलेशन को रिप्रेजेंट करता है। सो किस तरह का न्यूमेरिकल कैलकुलेशन है? रेस्पिरेशन से रिलेटेड है। अब रेस्पिरेशन में जो करेंसी है वो तो एटीपी है। सो बेसिकली रेस्पिरेटरी बैलेंस शीट इफेक्टिवली इसका मीनिंग क्या है? एटीपी कैलकुलेशन। एटीपी कैलकुलेशन। देखो, एनसीईआरटी ने एक बहुत अच्छी बात बोली है इसके बारे में कि एटीपी कैलकुलेट करना जो है वो नेचर में उतना ज्यादा नेचर डज नॉट केयर, लेकिन इट इज गुड टू सॉलिडिफाइड अ कंसेप्ट। कंसेप्ट को और अच्छे से समझने के लिए, रेस्पिरेशन को और अच्छे से समझने के लिए जरूरी है कि एक बार इसको भी समझा जाए। ठीक है, सो लेट्स डू इट। तो क्या लिखा है कि ये पॉसिबल है, इसको कैलकुलेट किया जा सकता है कि टोटल कितना एटीपी एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल से निकलता है। नेट कितना एटीपी मॉलिक्यूल, मतलब अल्टीमेटली क्या मिलता है एक ग्लूकोज के ऑक्सीडेशन से। ठीक है, लेकिन नेचर में, अच्छा ये तो सिर्फ एक थ्योरेटिकल एक्सरसाइज है, मतलब नेचर में जो एटीपी से, जो ग्लूकोज से एटीपी बन रहा है वो टाइम के साथ वेरी कर रहा है, क्योंकि कहीं कहीं फर्मेंटेशन हो रहा है, कहीं कहीं एरोबिक रेस्पिरेशन हो रहा है। एरोबिक रेस्पिरेशन में भी कहीं कहीं चेंजेस हैं, लाइक फॉर एग्जांपल हम लोग पढ़ेंगे आगे कि एरोबिक रेस्पिरेशन में कभी कभी ऐसा होता है कि क्रेब्स साइकिल से कुछ इंटरमीडिएट निकल जाते हैं। ऐसा भी हो सकता है कि रेस्पिरेशन में जो एसिटिल कोएंजाइम में बना है उससे फैटी एसिड बन जाए। सो अल्टीमेट बात यह है कि ये थ्योरेटिकल है, जरूरी नहीं है कि जो यहाँ पे हम लोग कैलकुलेट करेंगे हर ग्लूकोज के साथ वही होगा। जस्ट टू से, जैसे यहाँ लिखा है कि ग्लूकोज से 38 एटीपी बनता है, तो इसका ये मतलब नहीं कि हर ग्लूकोज से 38 एटीपी बनेगा। ये थ्योरेटिकल एक्सरसाइज है कि एक ग्लूकोज से एरोबिक रेस्पिरेशन में नेट 35 एटीपी बन रहा है। दिस इज जस्ट अ थ्योरेटिकल एक्सरसाइज। इसका रियलिटी से कोई रिग्रेस रिलेशन नहीं है, मतलब ऐसा नहीं है कि हर ग्लूकोज से 38 एटीपी बन रहा है इन आवर बॉडीज राइट नाउ। ठीक है, चलो। तो इसमें बहुत सारे अजम्पशंस हैं। अजम्पशन क्या है? एरोबिक रेस्पिरेशन का अलग अजम्पशन है और फर्मेंटेशन का अलग अजम्पशन है। सो हम लोग अपने हिसाब से इसको समझने की कोशिश करते हैं। देखो, एरोबिक रेस्पिरेशन में क्या होता है, लेट अस आस्क आवरसेल्फ अ क्वेश्चन कि एरोबिक रेस्पिरेशन में अगर ग्लूकोज फ्यूल की तरह यूज हो रहा है, सो एरोबिक रेस्पिरेशन, एरोबिक रेस्पिरेशन में अगर ग्लूकोज फ्यूल की तरह यूज हो रहा है तो सबसे पहले क्या होता है? वी ऑल नो ग्लाइकोलिसिस। ग्लाइकोलिसिस एरोबिक में भी है और एनारोबिक में भी है। ठीक है, नेक्स्ट, नंबर टू, उसके बाद ग्लाइकोलिसिस से जो पायरुविक एसिड बनता है उसको क्रेब्स साइकिल से लिंक करने के लिए क्या होता है? लिंक रिएक्शन। सो नेक्स्ट नंबर टू क्या हो गया? लिंक रिएक्शन। ठीक है, लिंक रिएक्शन। नेक्स्ट नंबर थ्री क्या हो गया? जो लिंक रिएक्शन में जो एसिटिल कोएंजाइम में बनता है उसका क्या होता है? क्रेब्स साइकिल। उसका क्या होता है? क्रेब्स साइकिल। और फाइनली, फाइनली इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। तो जो क्रेब्स साइकिल और लिंक रिएक्शन और ग्लाइकोलिसिस में जो NADH बनता है, जो FADH2 बनता है, उसका ऑक्सीडेशन और उससे एटीपी बनाना। तो उसके लिए क्या मैकेनिज्म है? उसके लिए जो सिस्टम है उसको क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। ठीक है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम के मैकेनिज्म को क्या बोलते हैं? एटीपी बनाने को क्या बोलते हैं? ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। NADH और FADH के ऑक्सीडेशन से एटीपी बन रहा है तो ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। ठीक है, तो चलो एरोबिक रेस्पिरेशन एक बार क्विकली हम लोग देख लेते हैं। अगर ग्लूकोज
यूज हो रहा है तो एरोबिक रेस्पिरेशन ये है। अगर प्रोटीन यूज हो रहा है, फैटी एसिड यूज हो रहा है, तो एरोबिक रेस्पिरेशन ग्लाइकोलिसिस से शुरू नहीं होगा। लेकिन अगर ग्लूकोज यूज हो रहा है तो एरोबिक रेस्पिरेशन कहां से शुरू होगा? ग्लाइकोलिसिस से शुरू होगा। मैं क्विकली एक बार बता देता हूं, ग्लाइकोलिसिस में याद है क्या होता है? ग्लूकोज से पायरुविक एसिड। लिंक रिएक्शन में क्या होता है? पायरुविक एसिड का एक कार्बन निकल जाता है CO2 के फॉर्म में, और दो कार्बन एसिटिल ग्रुप कोएंजाइमे के साथ जुड़ के एसिटिल कोएंजाइमे बन जाता है। सो पायरुविक एसिड जो है वो किसमें आगे चल के बदल जाता है? एसिटिल कोएंजाइमे में। और क्रेब्स साइकिल में क्या होता है? एसिटिल कोएंजाइमे ऑक्सीडाइज होता है, और क्रेब्स साइकिल जब पूरा रन होता है तो उसमें दो बार CO2 बची हुई भी निकल जाती है। ठीक है। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, इसमें NADH और FADH2 का ऑक्सीडेशन होता है, अल्टीमेटली ATP बनता है। ठीक है। सो ये है एरोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन में आप बस एक बात याद रखो कि एरोबिक रेस्पिरेशन में ग्लाइकोलिसिस कहां होगा? साइटोप्लाज्म में होगा। ठीक है। और लिंक रिएक्शन, क्रेब्स साइकिल और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, ये तीनों कहां होते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया में होते हैं। ठीक है। सो बेटर होगा एक बार इसको हम लोग विजुअली समझ लें, स्टार्टिंग विथ वन मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज। एक ग्लूकोज के मॉलिक्यूल से शुरू करके इस एरोबिक रेस्पिरेशन में टोटल कितना ATP बन रहा है इसको विजुअली समझ लेते हैं। ठीक है। तो चलो शुरू करते हैं। लेट अस से वी स्टार्ट विथ वन मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज। तो व्हाइट कलर से मैं ग्लाइकोलिसिस शो कर रहा हूं। जब ग्लूकोज का ग्लाइकोलिसिस होता है तो दो मॉलिक्यूल बनते हैं किसके? पायरुविक एसिड के। दो मॉलिक्यूल बनते हैं किसके? पायरुविक एसिड के। बाय द वे, ये जो येलो बाउंड्री है ये माइटोकॉन्ड्रिया है। सो इसका मतलब ये मैट्रिक्स है। ठीक है। और ये क्या है? जहां ग्लाइकोलिसिस हो रहा है ये क्या है? साइटोप्लाज्म। ठीक है। सिंपल है। सो ग्लूकोज से पायरुविक एसिड जब बना तो याद करो, फर्स्ट और थर्ड स्टेप में ATP लगते थे, सेवेंथ और 10th स्टेप में ATP बनते थे, लेकिन बनते थे 4 और लगते थे 2। सो नेट ग्लाइकोलिसिस में नेट कितना ATP बनता था? डायरेक्टली 2 ATP बनता था। सो नेट 2 ATP बनता था। और याद करना कि 2 NADH भी बनता था 6th स्टेप में। क्या बनता था? 2 NADH भी बनता था। कौन से स्टेप में? 6th स्टेप में। लेकिन एक बात याद रखो, ये NADH अभी मैट्रिक्स में नहीं है। ये NADH कहां है? ये NADH साइटोप्लाज्म में है। तो ये कौन सा वाला NADH है? साइटोप्लाज्म वाला NADH है। डोंट कंफ्यूज NADH which is inside matrix versus NADH which is produced in cytoplasm. ग्लाइकोलिसिस का जो NADH है वो साइटोप्लाज्म में है, और क्रेब्स साइकिल एसिटाइलेशन का जो NADH होता है वो मैट्रिक्स के अंदर रहता है। ठीक है। तो चलो कोई बात नहीं, व्हाइट से मैंने जो यहां शो किया है ये ग्लाइकोलिसिस है। ग्लाइकोलिसिस हो गया। ग्लाइकोलिसिस होने के बाद लेट मी यूज ग्रीन। ग्रीन इज फॉर एसिटाइलेशन। देखो, पायरुविक एसिड को पहले कहां जाना पड़ेगा? माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। ठीक है। लेट दिस इज पायरुविक एसिड ट्रांसपोर्ट फ्रॉम साइटोप्लाज्म टू मैट्रिक्स क्रॉसिंग बोथ द मेम्ब्रेन्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। एनीवेज, अब पायरुविक एसिड कहां आ गया? मैट्रिक्स में आ गया। मैट्रिक्स में आने के बाद पायरुविक एसिड से क्या बनता है? एसिटिल कोएंजाइम A, और एक CO2 यहाँ पे निकल जाती है। आई थिंक CO2 का निकलना यहाँ शो करें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। यहाँ शो करें ज्यादा अच्छा लगेगा। CO2 निकल जाती है पायरुविक एसिड से, और जो पायरुविक एसिड है उसका जो दो कार्बन है, एसिटिल ग्रुप का जो दो कार्बन है, ठीक है, उसको कोएंजाइमे नाम का एक मॉलिक्यूल कैच कर लेता है। ठीक है, वी हैव स्टडीड दिस। ठीक है। सो पायरुविक एसिड जो है वो कहाँ गया? मैट्रिक्स में गया, और वहां पे ये हुआ। लेकिन याद करना कि जब एक बार लिंक रिएक्शन होता है तो उसमें एक NADH बनता है, याद है? एक NADH बनता है ना, एक NADH। लेकिन एक ग्लूकोज पे दो पायरुविक एसिड बना, इसका मतलब यहां पे दो पायरुविक एसिड आएगा, यहां पे दो CO2 निकलेगी, दो एसिटिल कोएंजाइम, दो कोएंजाइम में लगेगा, और यहां पे कितना NADH बनेगा? यहां पे दो NADH बनेगा। ठीक है। अब याद रखना, ये जो NADH बना है ये वाला NADH मैट्रिक्स वाला NADH है, साइटोप्लाज्म वाला NADH नहीं है। ये वाला कौन सा NADH है? मैट्रिक्स वाला NADH है। ठीक है।
तो कोई बात नहीं, अभी तक हम लोगों ने क्या देख लिया, क्या रिवाइज कर लिया। ग्लाइकोलिसिस साइटोप्लाज्म में होता है और उसमें नेट 2 एटीपी डायरेक्टली बनता है, सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन, और 2 एनएडीएच बनता है। अब इसको हम लोग ऐसे भी लिखते हैं NADHH प्लस, उसके डिटेल में मैं अभी नहीं जाना चाह रहा हूं, कोई बात नहीं। NADH दे आर सेम थिंग, लेकिन फर्क क्या है कि ये साइटोप्लाज्म में NADH है जो ग्लाइकोलिसिस में बना है, और ये मैट्रिक्स का NADH है जो लिंक रिएक्शन में बना है, जो कोएंजाइम के एसिटाइलेशन में बना है। ठीक है, कोई बात नहीं। एक बार जब व्हाइट कलर वाला ग्लाइकोलिसिस होता है तो 2 बार ग्रीन कलर वाला एसिटाइलेशन होता है। ठीक है, नाउ अब एक और ले लेते हैं, क्रेब्स साइकिल। लेट अस यूज ऑरेंज फॉर क्रेब्स साइकिल। ठीक है, सो एसिटिल कोएंजाइम मैट्रिक्स के अंदर क्या करता है, क्रेब्स साइकिल। क्या करता है, क्रेब्स साइकिल। तो मैट्रिक्स के अंदर क्या हो रहा है, क्रेब्स साइकिल। वंस अगेन क्रेब्स साइकिल की डिटेल में नहीं जाना है, लेकिन याद करो क्रेब्स साइकिल में एक राउंड में 3 NADH बनता था। ठीक है, एक राउंड में एक राउंड जब क्रेब्स साइकिल होता है उसमें 3 NADH बनता ना। पहला वाला कब बनता है, आइसोसिट्रिक एसिड के ऑक्सीडेटिव डिकार्बोक्सिलेशन में। दूसरा वाला कहां बनता है, दूसरा वाला बनता है अल्फा कीटोग्लूटरिक एसिड के ऑक्सीडेटिव डिका, और तीसरा वाला कहां बनता है, मैलिक एसिड से ऑक्सैलोएसिटिक एसिड बनते समय। तो उस सब हम लोगों ने पढ़ा। एनीवेज क्रेब्स साइकिल के एक राउंड में 3 NADH बनते हैं, लेकिन अगर 2 एसिटिल कोएंजाइम आएंगे तो क्रेब्स साइकिल तो 2 बार होगा। इसका मतलब 3 नहीं, 6 NADH बनेंगे। कितने NADH बनेंगे, 6 NADH बनेंगे। क्यों, क्योंकि क्रेब्स साइकिल 2 बार हो रहा है। अच्छा, क्रेब्स साइकिल के एक राउंड में एक FADH2 बनता है, और जब क्रेब्स साइकिल का 2 राउंड होगा तो उस केस में 2 FADH2 बनेंगे। ठीक है, और एक बात और, क्रेब्स साइकिल के एक राउंड में जो GTP बनता है उससे ATP बनता डायरेक्टली। तो क्रेब्स साइकिल के 2 राउंड में इंटरेस्टिंगली 2 ATP भी बनेगा। ठीक है, लेकिन देखो ये ऑलरेडी ATP बन चुका है, ये ऑलरेडी ATP बन चुका है। सो अभी तक ATP कहां बन चुके हैं, अभी तक ATP कितने बन चुके हैं, एक साइटोप्लाज्म में बन चुका है ये वाला 2 ATP। नेक्स्ट और कहीं ATP नहीं बना, ATP जो है इसमें नहीं बना, क्या बोलते हैं एसिटाइलेशन में नहीं बना, इसमें तो सिर्फ NADH बना, लेकिन क्रेब्स साइकिल में 2 ATP बना। सो नेट एक ग्लूकोज पे सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन से 2 ATP कहां बनते हैं, ग्लाइकोलिसिस में, और 2 ATP कहां बनते हैं, क्रेब्स साइकिल में। सो एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल के से डायरेक्टली जो ATP बनते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन, तो वो 2 ATP कहां बनते हैं, साइटोप्लाज्मिक, और 2 ATP कहां बनते हैं, माइटोप्लाज्मिक, मतलब माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स के अंदर। लेकिन अगर देखो तो अभी एनर्जी जो है NADH FADH2 में भी है। सो एनर्जी जो है वो साइटोप्लाज्म में 2 NADH में है, और मैट्रिक्स के अंदर नोटिस करो ये 6 और ये 2, 8 NADH। मैट्रिक्स के अंदर कितने NADH, 8 NADH, और FADH2 जो है ये भी 2 यहां पे है। सो मैट्रिक्स की जो एनर्जी है वो 8 मॉलिक्यूल NADH और 2 मॉलिक्यूल FADH2 में भी है। अब अगर NADH ये जो साइटोप्लाज्म वाला है इसका भी पूरा पूरा यूज होना है, सो उस केस में ये वाला NADH को भी साइटोप्लाज्म से माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में आना होगा। अगर इस वाले NADH को ATP बनाना है तो ये वाला NADH भी साइटोप्लाज्म से माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में आना होगा। तो याद रखो ये वाला जो NADH है ये भी कहां आ जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर आ जाता है। इसको लाने की मैकेनिज्म है, एक मैकेनिज्म है मैलेट एस्पार्टेट शटल। एक मैकेनिज्म को क्या बोलते हैं, मैलेट एस्पार्टेट शटल, और दूसरे मैकेनिज्म को क्या बोलते हैं, ग्लिसरॉल फॉस्फेट शटल। क्या बोलते हैं, ग्लिसरॉल फॉस्फेट शटल। देखो एनसीईआरटी में नहीं है, लेकिन प्रीवियस ईयर में ये सारी चीजें आई है, इसलिए बी वेयर ऑफ दीज 2 वर्ड्स। साइटोप्लाज्म के NADH को माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में अगर लाना है तो उसके लिए किसका यूज करना पड़ता है, मैलेट एस्पार्टेट शटल। मैलेट एस्पार्टेट शटल जब यूज होता है, सो मैलेट एस्पार्टेट 2 NADH को 2 NADH में कन्वर्ट करता है, मतलब मैट्रिक्स में ला देगा, जितना इधर से लिया उतना इधर ला देगा। 2 NADH को कहां से कहां ला देगा, साइटोप्लाज्म से मैट्रिक्स में। ठीक है, लेकिन अगर ग्लिसरॉल फॉस्फेट शटल यूज होता है, सो उस केस में
NADH, इधर इधर से 2 NADH आएंगे, लेकिन ये 2 NADH में नहीं, 2 FADH में कन्वर्ट होते हैं। ठीक है, सो बेटर होगा कि अगर मैं जीपी शटल को डिलीट कर दूं, आप बस ऐसे याद रखो, मैलेट एस्पार्टेट शटल इज अ मैकेनिज्म बाय विच साइटोप्लाज्म का NADH कन्वर्ट्स इनटू मैट्रिक्स का NADH, बस। ठीक है, मतलब यहां से डायरेक्ट यहां नहीं आ सकता, यहां से यहां आने के लिए जो तरीका है उसको क्या बोलते हैं, मैलेट एस्पार्टेट शटल, which helps to convert cytoplasmic NADH, which is produced in glycolysis, into mitochondrial NADH, which can be used in electron transport chain. So अब नोटिस करो कि टोटल कितने NADH हैं, टोटल कितने NADH है बेटा, टोटल ये लिंक रिएक्शन वाले 2 NADH, साइटोप्लाज्म से आया हुआ 2 NADH है, और क्रेब्स साइकिल में बना हुआ 6 NADH है। सो ऑल इन ऑल वी हैव इंटरेस्टिंगली 10 NADH। तो कितने NADH हो गए टोटल, 10 NADH हो गए। ठीक है, नेक्स्ट FADH2 कितने हो गए, FADH2 तो 2 ही है। ठीक है, मैं क्लियरली लिख दूं, 10 NADH2 हो गए। FADH2 कितने हैं, 2 FADH2 हैं। ठीक है, सो एनसीईआरटी का कन्वर्जन आप याद करो, जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में एक NADH जाता है तो वो 3 ATP बनाता है, ये एनसीईआरटी का कन्वर्जन है, और एक FADH2 जाता है तो वो 2 ATP बनाता है। सो 1 NADH will produce 3 ATP, which means 10 NADH will produce 30 ATP। तो 10 NADH से कितना ATP बनेगा, 30 ATP बनेगा ना। 2 FADH2 से देखो, एक FADH2 से 2 ATP बनता है, तो 2 FADH2 से कितना ATP बनेगा, 4 ATP बनेगा ना। सो नोटिस करो 30 ATP कहां से बना, 10 NADH से। FADH2 से कितना बना, 4 ATP। अब 2 ATP ये वाला है जो माइटोकॉन्ड्रिया में वैसे ही बना था, मतलब क्रेब्स साइकिल में बना था, यार GTP से जब बना था, कपलिंग रिएक्शन से जो बना था वो है, और 2 ATP यहां वाला है जो ग्लाइकोलिसिस में बना था। सो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, यहां पे ऐसे लिख सकते हैं कि ग्लाइकोलिसिस का जो प्रोडक्ट है वो क्या है, सबसे पहले तो 2 ATP बनता है ग्लाइकोलिसिस में, और इसके साथ साथ 2 NADH भी बनता है ग्लाइकोलिसिस में। लेकिन याद रखना, ये जो 2 NADH है, ये जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में जाएगा तो 2 NADH किस में कन्वर्ट हो जाएगा, लेट अस से ये कन्वर्ट हो जाएगा 6 ATP में, बोल सकते हैं ना। ठीक है, चलो नेक्स्ट, लिंक रिएक्शन में क्या होता है, लिंक रिएक्शन में क्या होता है, लिंक रिएक्शन में ATP तो नहीं बनता है, लेकिन 2 NADH बनता है ना पर ग्लूकोज, 2 NADH बनता है, और ये वाला जब NADH भी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में जाएगा तो इससे भी 6 ATP बन जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्रेब्स साइकिल में क्या होता है, क्रेब्स साइकिल में बहुत इंटरेस्टिंग चीजें होती है। क्रेब्स साइकिल में 6 NADH बनते हैं पर ग्लूकोज अगर बोला जाए तो 6 NADH बनते हैं, और तो और क्रेब्स साइकिल में 2 FADH2 बनते हैं, और तो और क्रेब्स साइकिल में 2 ATP डायरेक्ट बनता है, तो ATP में इधर लिख दिया। लेकिन जब क्रेब्स साइकिल वाले 6 NADH ATP बनाएंगे, तो 1 से 3 तो 6 से 18, 18 ATP बनेगा। ठीक है, 2 FADH2 से ऑब्वियसली एक FADH2 से 2 ATP बनता है, सो 2 FADH2 से 4 ATP बनेगा। ठीक है, और इतना ही नहीं, अपने पास इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में ये जो कन्वर्जन है ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में ही होता है, इसलिए इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में कुछ NADH वगैरह बनता नहीं। ठीक है, सो ऑल इन ऑल अपने को एक नंबर मिल गया कि अगर हम लोग एनसीईआरटी का जो कन्वर्जन है वो फॉलो करें कि एक NADH से 3 ATP बन सकता है, एक FADH2 से अल्टीमेटली वी कैन प्रोड्यूस 2 ATP। तो अगर उस कन्वर्जन को फॉलो करें, सो यू कैन क्लियरली सी कि यहाँ पे वी हैव 8 एंड देन 8 and 6 we have 14, and then 14 and this will have 20, and 20 plus 18 38 ATP। so अपने को 38 ATP बनता है पर ग्लूकोज। लेकिन याद रखना कि उसमें ग्लाइकोलिसिस एक बार होगा, और ये सारी चीजें जो है, आई मीन क्रेब्स साइकिल एंड लिंक रिएक्शन जो है, ये 2 बार होगा। ठीक है, तो आप सिंप्लीफाई करके ऐसा याद रख सकते हो
कि when you have aerobic respiration starting with glucose, so one molecule of glucose will carry out glycolysis once, and then it will also pyruvate, which is produced by glycolysis, will continue to carry out oxidation twice in link reaction, and Krebs cycle, which is produced in link reaction, acetyl coenzyme which is produced in link reaction, will be used as substrate for Krebs cycle. और वो कितनी बार चलेगा? वो भी 2 बार चलेगा. सो एक इससे 2 बार ये होगा और 2 होने के बाद 2 बार Krebs साइकिल होगा, और जितने NADH बनेंगे या जितने सक्सिनिक एसिड से फ्यूमेरिक का कन्वर्जन होगा उतनी बार इलेक्ट्रॉन सो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन कितनी बार होता है पर दैट इज नॉट अ वेरी गुड क्वेश्चन, बट द गुड क्वेश्चन इज कि जब एक बार ग्लाइकोलिसिस होता है तो 2 बार लिंक रिएक्शन और Krebs साइकिल होता है. ठीक है, ये हो गया. अब थोड़ा सा हम लोग एनसीईआरटी के ऊपर आते हैं, वाइंड अप करते हैं. सो देखो, देयर इज अ सीक्वेंस. व्हाई इट इज सीक्वेंस? इसमें हम लोगों ने सीक्वेंस क्यों लिया? क्योंकि अगर एक बार ग्लाइकोलिसिस लेंगे तो 2 बार लिंक रिएक्शन लेना होगा, 2 बार Krebs साइकिल लेना होगा, ग्लाइकोलिसिस वाले NADH को भी माइटोकॉन्ड, तो देयर हैज टू बी सीक्वेंस. अगर हम लोग बैलेंस शीट बना रहे हैं तो उसमें सीक्वेंस बहुत जरूरी है. सो देयर इज अ sequential orderly pathway functioning with one substrate forming the next with glycolysis and then link reaction and Krebs cycle and then electron transport chain. NADH जो ग्लाइकोलिसिस में बनता है 6th स्टेप में, याद है 6th स्टेप में NADH जो बनता है ग्लिसरल्डिहाइड से, जब 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरिक एसिड बनता है ग्लिसरल्डिहाइड फॉस्फेट से, ग्लाइकोलिसिस वाला वो NADH मस्ट बी ट्रांसपोर्टेड इनटू माइटोकॉन्ड्रिया. वो वाले को ट्रांसफर करना जरूरी है माइटोकॉन्ड्रिया में, अदरवाइज देयर विल बी, वो NADH से ATP नहीं बन पाएगा. उस केस में अगर अगर ये ग्लाइकोलिसिस वाला NADH आप माइटोकॉन्ड्रिया में नहीं लाओगे सो 6 ATP कम हो जाएंगे. ठीक है, नेक्स्ट, नन ऑफ द इंटरमीडिएट आर यूटिलाइज्ड टू सिंथेसाइज. ऐसा हो सकता है कि ग्लाइकोलिसिस में पायरुविक एसिड बना जिसमें से एक पायरुविक एसिड एसिटाइलेशन करे और दूसरा पायरुविक एसिड कुछ और कर जाए. मतलब पायरुविक एसिड के और भी फेट हैं जो कि रेस्पिरेशन से नहीं, नॉन रेस्पिरेटरी फेट हैं पायरुविक एसिड के. पायरुविक एसिड के रिडक्शन से और भी दूसरे का लैक्टिक एसिड बन सकता है. दूसरी मतलब एक पायरुविक एसिड का एरोबिक रेस्पिरेशन हो सकता है, दूसरे का फर्मेंटेशन हो सकता है. ठीक है, सो कहने का ये मतलब है कि यहाँ पे अजम्पशन ये होगा कि अगर एक से 2 बना है तो दोनों पायरुवेट का एसिटाइलेशन हो और दोनों एसिटिल कोएंजाइम का Krebs साइकिल हो. ठीक है, सो कोई भी दूसरे पाथवे में यूटिलाइज नहीं होना चाहिए. एरोबिक रेस्पिरेशन में ग्लाइकोलिसिस के बाद दोनों पायरुवेट एसिटाइलेशन करने चाहिए और दोनों एसिटिल कोएंजाइम में Krebs साइकिल करने चाहिए. ठीक है, नेक्स्ट, ओनली ग्लूकोज इज बीइंग रेस्पायर्ड और दूसरे अल्टरनेटिव सब जैसे कि फ्रक्टोज उसमें नहीं आ रहा है, ग्लिसरॉल उसमें नहीं आ रहा है. सो आप ऐसे याद रखो कि जब हम लोग बैलेंस शीट बनाते हैं तो ये 4 एजम्पशन को फॉलो करते हैं. पहला एजम्पशन सीक्वेंस है, दूसरा एजम्पशन है कि NADH जो ग्लाइकोलिसिस में बना मस्ट बी ट्रांसपोर्टेड इनटू, ये जो ट्रांसफर होना है ना, ये कैसे ट्रांसफर होता है? ट्रांसफर इनटू, यहां पे बस आप एक नाम लिख लो, मैलेट एस्पार्टेट शटल. मैलेट मैलेट एस्पार्टेट, 1 सेकेंड, मैलेट एस्पार्टेट शटल. ठीक है, अब बस ये नाम लिख लो. ठीक है, मैलेट एस्पार्टेट शटल. तो किस मैकेनिज्म से ट्रांसफर होता है? मैलेट. दूसरा भी मैकेनिज्म है ग्लिसरॉल फॉस्फेट शटल, लेकिन वो कभी नीट में मुझे नहीं दिखा, सो लेट अस नॉट टॉक अबाउट इट. ठीक है, नेक्स्ट, नन ऑफ द इंटरमीडिएट्स इन द पाथवे आर यूटिलाइज्ड टू सिंथेसाइज एनी अदर कंपाउंड. तो ऐसा नहीं, इसका मतलब अगर एरोबिक है तो टोटली एरोबिक रेस्पिरेशन लेना है, अगर एनारोबिक है तो एनारोबिक लेना है. ठीक है, ग्लूकोज जो कि रेस्पायर हो रहा है, कोई दूसरा उसके साथ नहीं, इसे फ्रक्टोज नहीं होना चाहिए. ग्लूकोज तो ग्लूकोज अलोन. ठीक है, तो जब बैलेंस शीट बनाते हैं तो एक सबस्ट्रेट से बनाते हैं, 10 सबस्ट्रेट इसमें नहीं इंसर्ट करते हैं. नेक्स्ट, अब ये जो लास्ट का पैराग्राफ है वो क्या बोलता है? ये जो एजम्पशन है ये लिविंग सिस्टम में वैलिड नहीं है. लिविंग सिस्टम में ना सीक्वेंस पे उतना फोकस है, ना लिविंग सिस्टम में ऐसा है कि एक से जो 2 पाइरुवेट बना दोनों एसिटाइलेशन करेगा, ऐसा भी जरूरी नहीं है. सो लिविंग सिस्टम में बहुत लेवल पे चेंजेस हो सकते हैं. द पाथवे वर्क साइमल्टेनियसली एंड डू नॉट टेक वन आफ्टर द अदर. मतलब ग्लाइकोलिसिस भी होता रहता है, Krebs साइकिल भी होता रहता है. जिस टाइम ग्लाइकोलिसिस हो रहा है उस टाइम Krebs साइकिल भी हो रहा है. ठीक है,
सीक्वेंस का नेचुरल सिस्टम में सीक्वेंस का कोई वैल्यू नहीं है। इसका मतलब ये जो हम लोगों ने कैलकुलेशन किया जस्ट फॉर थ्योरी, ठीक है। एटीपी यूटिलाइज्ड एज व्हेन नीडेड, एंजाइमेटिक रेट्स आर कंट्रोल्ड बाय मल्टीपल मींस। याद रखना, कंट्रोल ऑफ ग्लाइकोलिसिस ये अपने सिलेबस में नहीं है। इनफैक्ट एरोबिक रेस्पिरेशन कैसे कंट्रोल होता है ये भी अपने सिलेबस में नहीं है, ठीक है। जब हम लोग एंजाइम्स पढ़ते हैं तो हम लोग पढ़ते हैं कि फीडबैक रेगुलेशन होता है, एंड प्रोडक्ट रेगुलेशन होता है, लेकिन कभी नीट एग्जाम में इसका डिटेल्ड क्वेश्चन नहीं आया है, ठीक है। नेक्स्ट, सो हम लोग इसको क्यों कर रहे हैं, इसको बस समझने के लिए कर रहे हैं कि ये जो प्रोसेस है कितना ब्यूटीफुल है या कितना एलिगेंट है, इसमें कितनी एफिशिएंसी है। सो नेट गेन कितने एटीपी का होता है, 38 एटीपी का, वो मैंने करके दिखाया, ठीक है। लेकिन इसमें क्या एजम्पशन है, वही जो चारों में ऊपर की जो एजम्पशन है, ऑल इफ ऑल दोज एजम्पशंस आर मेट एंड एनसीईआरटी का कन्वर्जन फॉलो करेंगे कि एक एनएडीएच से 3 एटीपी और एक एफएडीएच2 से 2 एटीपी, अगर ये कन्वर्जन पैराडाइम को फॉलो करेंगे तो एक ग्लूकोज के मॉलिक्यूल से 38 एटीपी आता है। Thank you so much for watching this lecture. I'll see you in the next video.